हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 1, पिछले वीडियो में अपन ने रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन इनके बारे में पढ़ा। आज उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे अपन। प्रूव दैट सेट आर गिवन बाय 0, 1, 2, 3 एंड 4 इज अ कम्यूटेटिव रिंग फॉर एडिशन मॉडुलो 5। मतलब ये R जो है ये एडिशन मॉडुलो 5 के लिए कम्यूटेटिव रिंग है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के लिए भी, दोनों ये जो है एक कम्यूटेटिव रिंग है। इज इट एन इंटीग्रल डोमेन? क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ये भी चेक करना है। तो चलिए करते हैं। बेटा रिंग की डेफिनेशन अगर आप याद करें तो रिंग क्या होता है बेटा? R प्लस मल्टीप्लाई। एक रिंग होता है अगर ये चीज़ें वो सेटिस्फाई करे। R प्लस के लिए एक अबेलियन ग्रुप हो, R मल्टीप्लाई के लिए एक सेमी ग्रुप हो, और मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए और राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ सेटिस्फाई करती है तो अपन कहते हैं जो रिंग है वो फील्ड है। चलिए चेक करते हैं। पहले एडिशन मॉडुलो 5 के लिए चेक करते हैं क्या यहाँ पे एडिशन की जगह एडिशन मॉडुलो 5 है, क्या इसके लिए एक अबेलियन ग्रुप है। एडिशन मॉडुलो 5 के लिए बेटा पहले एक बार ऑपरेशन टेबल बना देते हैं। जीरो एडिशन मॉडुलो 5 0 0 होगा, 1 2 3 4, ये होगा 1 2 3 4 5 होगा। यहाँ पे 1 + 4 5, यानी 5 में से 5 गए 0, 2 3 4 5 की जगह यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 6 यानी कि 1। 5 की जगह आएगा 0, ओके। ऑपरेशन टेबल बन गई। अगर आइडेंटिटी देखा जाए बेटा तो आइडेंटिटी कौन है? एडिशन मॉडुलो 5 का आइडेंटिटी है 0, इसके अंदर अवेलेबल है। और इन्वर्स देखा जाए तो 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 4 है, 0 इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 4 है ना। 2 का इन्वर्स है 3, 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है और 4 का इन्वर्स जो है वो 1 है। तो हर एक नंबर का इन्वर्स भी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा बेटा। एडिशन मॉडुलो 5 हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है। वापस क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है बेटा। वापस इसी सेट के एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर इससे सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सारी कंडीशन ट्रू हो गई। और एक अबेलियन के लिए डायगोनल के इस साइड वाले और इस साइड वाले एग्जैक्टली सेम होने चाहिए बेटा, सेम है एग्जैक्टली, है ना। तो अपन कह सकते हैं कम्यूटेटिव भी है। तो R प्लस एडिशन मॉडुलो 5 के लिए इज एन अबेलियन ग्रुप तो है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ओके। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन टेबल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ बनाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 और 4, ओके। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 2 4, यहाँ होगा 2 3 6 मतलब 1, 2 4 जा 8, 8 में से 5 गए 3, सिमिलरली 3 1 4, 3 4 जा 12 होगा, 12 में से 5 एक बार जाएगा 7 बचेगा, वापस 5 जाएगा बेटा 2 बचेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 3, 4 3 जा 12 यानी 2, 4 4 जा 16 यानी कि 1, ओके। अगर मल्टीप्लाई के लिए देखें बेटा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है इसी सेट के आ रहे हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 हमेशा एसोसिएटिव होता ही है। तो R जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सेमी ग्रुप है,
और वापस एडिशन मॉडुलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 पे डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डायरेक्ट लिख लें, जनरली ये हमेशा होता ही है, करने की प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एडिशन मॉडुलो 5, सो दैट इम्प्लाइज आर जो है एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के लिए एक रिंग बनाता है। ओके आपको प्रूव क्या करना था, ये कम्यूटेटिव रिंग है क्या। कम्यूटेटिव रिंग कैसे होगा बेटा, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो बेटा इधर और इधर सेम है ना। ऑल्सो आर मल्टीप्लाई के लिए इस कम्यूटेटिव, ऑल्सो कम्यूटेटिव है क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो रहा है, इस कम्यूटेटिव। दैट इम्प्लाइज आर एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज अ कम्यूटेटिव रिंग। ओके फर्दर आपको ये पूछा है कि इज इट एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है बेटा, अगर कोई रिंग है, वो रिंग कम्यूटेटिव भी हो और विदाउट जीरो डिविजर्स भी हो, तो वो रिंग जो है विदाउट जीरो डिविजर्स भी हो तो वो रिंग जो है इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। तो दो चीज़ें तो सेटिस्फाई हो गई, ये जो रिंग है ऑलरेडी, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, अपन ने चेक कर लिया बेटा। क्या ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है, चेक करते हैं। क्या दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है, अगर एक बार भी ऐसा हो गया तो ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स नहीं होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे सब जगह विदाउट दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नॉन जीरो ही आ रहा है। ये तो जीरो के लिए आ रहा है, ये भी जीरो के लिए आ रहा है, तो इधर नहीं, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो आ रहा है ना, मतलब ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स भी है कि दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो कभी नहीं हुआ। हियर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स is also non-zero, so the ring is without zero divisors. So the structure R addition modulo 5 and multiplication modulo 5 is an integral domain. ओके चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। सेम इस तरह क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m प्लस n रूट 2, ये कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे m और n जो है वो इंटीजर होने चाहिए। इस फॉर्म के सारे रियल नंबर्स m प्लस n रूट 2, जहाँ पे m और n इंटीजर है। ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिंग बनाते हैं, और क्या ये फील्ड भी बनाते हैं, चेक करते हैं। देखिए बेटा जनरल एडिशन के लिए है तो a प्लस, बेटा क्या ये एक ग्रुप है, सेमी ग्रुप अबेलियन ग्रुप है, चेक करते हैं बेटा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दो नंबर लो इस फॉर्म के m1 प्लस n1 रूट 2, ये अपन ने a का एलिमेंट लिया, और m1 प्लस m2 प्लस n2 रूट 2, ये भी अपन ने a का एलिमेंट लिया। तो इनका एडिशन अगर आप करोगे तो ये भी a का एलिमेंट आ रहा है क्या, m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 रूट 2 इज एलिमेंट ऑफ a है। ऑब्वियसली ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, क्योंकि m1 अगर ये दोनों a का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ m1 n1 m2 n2 ये सारे a के एलिमेंट्स होंगे बेटा। और ये अगर a के एलिमेंट्स हैं तो m1 प्लस m2 भी a का एलिमेंट होगा, सॉरी a का नहीं z का, इंटीजर्स होना चाहिए, तो ये भी z का एलिमेंट होगा बेटा। और n1 प्लस n2 जो है वो भी z का एलिमेंट होगा। तो ये दोनों अगर इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होंगे, और इंटीजर प्लस इंटीजर रूट 2 जो है a के अंदर ज़रूर है, सारे ऐसा फॉर्म वाले नंबर्स a के अंदर हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ऑपरेशन पर डिपेंड करती है, सेट कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर ऑपरेशन यहाँ पे जनरल एडिशन, तो जनरल एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता ही है, एसोसिएटिव होता ही है। तो ये
एसोसिएटिव होगा ही। नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा, एडिशन है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। ज़ीरो को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ज़ीरो ए के अंदर होगा, हाँ होगा। ज़ीरो को अपन √2 लिख सकते हैं। ज़ीरो इंटीजर है ना, ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर √2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है ज़ीरो को। मतलब ये ज़ीरो एलिमेंट जो है वो इस सेट ए के अंदर है होगा, मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। और इन्वर्स बेटा, अगर कोई एलिमेंट है m + n√2 है, ए का एलिमेंट है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है, माइनस का m माइनस का n√2। अगर m + n√2 ए के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ m और n इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ -m माइनस n भी तो इंटीजर होंगे, -m माइनस n अगर इंटीजर है तो -m माइनस n√2 जो है वो भी तो ए के अंदर होगा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स जो है हर एक एलिमेंट का वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने अभी बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों जो है ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, तो ये तो होगा ही होगा बेटा फॉर ऑल a, b एलिमेंट ऑफ a और b, a का कोई भी एलिमेंट मान लो a + b और b + a बराबर होंगे बेटा, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। इसका मतलब ये हुआ a जो है एडिशन के लिए एक कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप है। तो फर्स्ट चीज़ तो चेक हो गई। सेकंड बताओ, क्या a मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सेमी ग्रुप है बेटा। अब देखिए m1 + n1√2 इज एलिमेंट ऑफ a और m2 + n2√2 भी एलिमेंट ऑफ a है। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन भी a का एलिमेंट है। अच्छा, ये दोनों, ये और ये अगर a का एलिमेंट है, इससे ये चीज़ पता चलती है कि m1 m2 n1 और n2 ये सारे ही इंटीजर्स हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बेटा, m1 m2 + m1 n2√2 n1 m2√2 n1 2n1 n2 m1 m2 + 2n1 n2 और m1 n2 + n1 m2√2 बेटा। अब ये सारे इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगा बेटा। तो दैट इम्प्लाइज सिंस m1 m2 + 2n1 n2 ये इंटीजर ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट m1 n2 + n1 m2 ये भी इंटीजर होगा। अगर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर √2 जो है वो एलिमेंट ऑफ ए होगा ही होगा, क्योंकि ए के अंदर इसी फॉर्म का एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हुई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा, मल्टीप्लिकेशन जो है मैंने आपको बताया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा ऑपरेशन पे डिपेंड करती है और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होगा फॉर ए। तो ये क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये एक सेमी ग्रुप तो है। ओके, फर्दर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरल मल्टीप्लिकेशन जो है वो जनरल एडिशन के ऊपर हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दैट इम्प्लाइज आर जो है जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन, आर नहीं यहाँ पे ए है, ए जो है जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिंग है। ओके, फर्दर इसी के अंदर आपको प्रूव करना था, क्या ये एक फील्ड है। फील्ड होने के लिए आपको दो चीज़ें एडिशनली करनी है। ये एक रिंग विथ तीन चीज़ें एडिशनली करनी है। ये रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए और हर एक नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए इस पर चेक करते हैं। क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? हाँ है। a मल्टीप्लाई बाय b, b मल्टीप्लाई बाय a इक्वल होगा। तो दैट इम्प्लाइज a प्लस मल्टीप्लाई इज अ कम्यूटेटिव रिंग। ऑल्सो क्या 1 a का एलिमेंट होगा? a के अंदर किस तरह का एलिमेंट है बेटा? m + n√2, मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर √2। तो 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 1 + 0√2। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये तो a के अंदर होगा, मतलब
ए प्लस यूनिटी एलिमेंट इसके अंदर हो गया ना बेटा, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए हो गया, मतलब इज अ कम्यूटेटिव रिंग तो था ही, एंड अ रिंग विथ यूनिटी भी है, ये यूनिटी एलिमेंट भी हो गया। लास्ट, ये फील्ड के लिए फर्स्ट एडिशनल प्रॉपर्टी, ये फील्ड के लिए सेकंड एडिशनल प्रॉपर्टी, फील्ड के लिए थर्ड एडिशनल प्रॉपर्टी। क्या हर एक नॉन जीरो नंबर का इन्वर्स ए के अंदर है? चलिए ये चेक करते हैं। लेट m प्लस n रूट 2 जो है ए का एलिमेंट है, और ये जो नंबर है वो नॉन जीरो है, ये अपन मान लेते हैं। तो क्या इसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाय m प्लस n रूट 2 होगा बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या ये भी ए के अंदर होगा? चलिए चेक करते हैं। ये ए के अंदर होगा अगर इसे भी अपन इंटीजर इस फॉर्म में लिख सकें, इंटीजर प्लस इंटीजर रूट 2 की फॉर्म में, ये इंटीजर इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, तो ये ए का एलिमेंट होगा। चलिए देखते हैं लिख सकते हैं क्या। एक काम करता हूँ मैं, इसको रैशनलाइज करता हूँ, m माइनस एन रूट 2 अपॉन m माइनस एन रूट 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये m माइनस एन रूट 2 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा m अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं बेटा n अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर रूट 2। यहाँ दिक्कत हो गई बेटा थोड़ी, ये ज़रूरी नहीं है इंटीजर होगा, तो ये फील्ड नहीं होगा। क्यों? एग्जांपल बताता हूँ। जब चीज़ फॉल्स प्रूव करनी है तो एग्जांपल लेते हैं। एक काम करते हैं, 2 माइनस 3 रूट 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 बाय 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, यानी कि ये होगा बेटा, इसको रैशनलाइज करते हैं, 3 रूट 2 है ना, 2 प्लस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 रूट 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 4 माइनस 9 इंटू जो 18, 9 टू जो 18 होगा, तो माइनस का 18, ये क्या होगा बेटा, माइनस का 1 बाय 9 माइनस का 1 बाय 6 रूट 2। तो बेटा ये इंटीजर नहीं है, तो इनवर्स ऑफ दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो दैट इम्प्लाइज कि ये इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना चाहिए था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन ए। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि जो ए प्लस मल्टीप्लाई जो है इज नॉट अ फील्ड है, फील्ड नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन जो है बेटा ये 2018 में पूछा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ये 2016 में पूछा गया है, ये मैं आपके लिए ले छोड़ रहा हूँ। और एग्जाम्पल 4 ये 2018 में पूछा गया है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इन्हें कीजिएगा, सेम तरीके से करने हैं आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 किया। ओके, बाकी के क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स जो है बेटा वो आज आपको करने हैं, ट्राई करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक पे। नेक्स्ट, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। डेफिनेशन ही है बेटा, अगर कोई रिंग विथ यूनिटी भी हो, रिंग होना चाहिए पहली चीज ए प्लस मल्टीप्लाई के लिए या आर प्लस मल्टीप्लाई के लिए, रिंग विथ यूनिटी भी होना चाहिए, एंड हर एक नॉन जीरो नंबर्स का एवरी नॉन जीरो एलिमेंट of R should have multiplicative inverse in R, है ना। हर एक नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है R के अंदर होना चाहिए। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कहलाता है। क्या शर्त है बेटा, रिंग होना चाहिए और ये दो एडिशनल दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन याद रखनी है, हो सकता है आपको कोई प्रूव करने का आ जाए कि प्रूव करिए कि डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एंड अ फील्ड। देखो
इंटीग्रल डोमेन के अंदर भी कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स थे, सेट ऑफ रूल्स थे, फील्ड के अंदर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स थे। तो हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन बनाता है, लेकिन हर एक इंटीग्रल डोमेन ये फील्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। इसके अंदर अगर फील्ड हो गया तो वो स्ट्रक्चर जो है इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ये थ्योरम है इसके लिए भी एक, ये आई नहीं कभी एग्जाम में, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम 1.6 इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ रखी है, 2014 और 2019 में। क्या है? अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स इज अ फील्ड। कोई रिंग है, ये फाइनाइट है, ध्यान रखना, और कम्यूटेटिव रिंग भी है, कम्यूटेटिव भी है, और विदाउट जीरो डिविजर्स है। ये 4 चीज़ें हैं इसमें। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एक फील्ड होगा। चलिए करते हैं बेटा। सपोज रिंग है आर, कोई भी ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिख दिया मैंने। आर इज फाइनाइट, तो लेट आर हैज एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, सारे सारे अलग अलग हैं, A1 A2 A3 इस तरह करते करते AN। ठीक है। लेट AI जो है R का कोई एलिमेंट लेते हैं एंड AI जो है ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो कोई इसका एलिमेंट अपन लेते हैं। अब अगर अपन AI को सबसे मल्टीप्लाई करें तो अपन को क्या मिलेगा बेटा? AI A1 AI A2 AI A3 इस तरह करते करते ये आएगा AI AN। ओके। ऑल्सो ध्यान रखना सारे के सारे अब जो नंबर्स आए हैं वो डिफरेंट है। ऑल्सो ऑल AI इंटू AJ आर डिफरेंट। AJ की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो AI AJ और AI AK, J और K कोई दो डिफरेंट नंबर के लिए अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? AI AJ माइनस AI AK जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। AI अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा AJ माइनस AK ज़ीरो। या तो AI ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। क्यों बेटा? ये विदाउट जीरो डिविजर्स है, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ ही नहीं सकता, दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर तो जीरो है। अब ये तो जीरो है नहीं क्योंकि अपन ने पहले ही मान लिया, इसका मतलब ये जीरो होगा, AJ माइनस AK जीरो होगा। अब AJ माइनस AK जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा? AJ जो है वो AK के बराबर हो गया, मतलब ये इनमें से कोई नंबर इक्वल आ गया, इनमें से कोई नंबर इक्वल आ गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बट ऑल AIs या AJ एंड AK आर डिफरेंट, ये सारे डिफरेंट थे बेटा। इसका मतलब ये हुआ दिस इज नॉट पॉसिबल ना, सारे AI AJ जो है वो डिफरेंट है, तो ये सारे नंबर्स डिफरेंट हैं। और काउंटिंग कितना है बेटा इसका? 1 2 3 इस तरह करके n, ये n नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, और ये सारे के सारे R से बिलोंग करेंगे क्योंकि ये सारे R के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका अगर सेट बनाया जाए तो वो भी R ही होगा। इसका क्या मतलब हो गया? क्योंकि R के अंदर n एलिमेंट्स हैं, अपने सारे के सारे n एलिमेंट्स इसमें ले लिए, तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएंगे वापस अपने? R ही। AI A1 AI A2 इस तरह करते करते AI AN, ये जो है ये भी R ही के बराबर है, यानी कि A1 A2 A3 अप टू AN। हो सकता है ये जो चीज़ है किसी इस A1 के बराबर ना हो, किसी और के बराबर हो, लेकिन ये बात है कि ये सारे नंबर्स जो होंगे वो आगे पीछे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन होगा यही। ओके। नेक्स्ट देखो, ये जो है ये किसी ना किसी के बराबर होगा, ये भी किसी ना किसी के बराबर होगा, और सारे डिफरेंट होंगे। तो बेटा कोई ना कोई AK AI, इसके अंदर से लिया है ना अपने AI, कोई ना कोई AK AI जो है वो कोई ना कोई, सॉरी ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, कोई ना कोई AI AK AI के बराबर होगा ही होगा। ये AI जो है बेटा अपन ने इसी में से चूज़ किया था। अब इस AI को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो AI है उसके बराबर होना ही है। इसका क्या मतलब हुआ? AI AK इक्वल्स टू AI, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं AK AI। क्यों? सिंस रिंग इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है।
तो कम्यूटेटिव के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ए के जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन इज यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ए के इक्वल्स टू ई इज एलिमेंट ऑफ आर, है ना। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। अब अपन को फील्ड प्रूव करने के लिए क्या एडिशनल प्रूव करना है बेटा, कि ये हर एक नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें अगर अपन, तो आइडेंटिटी आर के अंदर हो गई। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडेंटिटी और कोई ना कोई एलिमेंट आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई ए, सपोज मैं ले लेता हूँ एम, ए आई जो है वो ए के यानी कि आइडेंटिटी के बराबर होगा बेटा। मैं ए के की आइडेंटिटी ले लेता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी इसके अंदर है ना। तो कोई ना कोई ए आई जो है वो, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ए आई ए एम जो है आइडेंटिटी के बराबर होगा ही होगा। एक ही बात है, ए आई ए एम लिख दो या ए एम ए आई लिख दो, क्योंकि कम्यूटेटिव है, यह आइडेंटिटी के बराबर होगा ही होगा। अब इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ए आई ए एम इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए एम ए आई। क्यों? क्योंकि रिंग इज कम्यूटेटिव। तो क्या पता चल गया बेटा कि जो ए एम है वो ए आई का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो हर एक ए आई नॉन ज़ीरो के लिए, फॉर ऑल नॉन ए आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए आई एलिमेंट ऑफ आर, ए आई का इन्वर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। तो ये रिंग विद हर एक नॉन ज़ीरो नंबर्स का इन्वर्स जो है आर के अंदर हो गया, तो दैट इम्प्लाइज सारी कंडीशन ट्रू हो गई। फील्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए था बेटा, कम्यूटेटिव होना चाहिए था, वो तो ऑलरेडी था। रिंग विद यूनिटी होना चाहिए था, ये अपने प्रूव कर दिया, रिंग विद यूनिटी है। और हर एक नॉन ज़ीरो नंबर्स का इन्वर्स जो है वो आर के अंदर होना चाहिए था, वो भी आ गया। इन्वर्स जो है हर एक नॉन ज़ीरो नंबर्स का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो भी आ गया। दैट इम्प्लाइज आर प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एक फील्ड है। ओके, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ये 2 बार आ रखी है, इसे ध्यान से करें। इसी के आगे कोरोलरी भी है 2, ये आप लोग पढ़ें। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। क्या होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग? अगर कोई रिंग है आर प्लस मल्टीप्लाई, अगर कोई ऐसा नंबर पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है सच दैट कि na इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ r, तो अपन कहते हैं ये जो n है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग r है, और r जो है वो एक फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये तो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और r कहलाएगा r इज अ रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, 2 चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा। ओके, ये चीज़ 0 होनी चाहिए, और ए जो है आर के हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज़ 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एन को अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, और आर कहलाएगी रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे Z 4 एडिशन मॉडल ऑफ 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 4 के लिए एक रिंग बनाता है बेटा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 4, क्योंकि 4 को आप इसका एलिमेंट कोई भी लो, 0 1 2 3, 4 को आप किसी के साथ भी, 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, किसी के साथ भी अगर आप प्रोडक्ट निकालो ना तो आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब 4 क्या है, ये तो एक फाइनाइट, ये रिंग है विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 है बेटा। ओके, सिमिलरली एक और रिंग है Z जनरल एडिशन और जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको हर एक A का कोई भी एलिमेंट मान लो 0 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन? सेम डेफिनेशन है,
अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है D, अगर कोई n पॉजिटिव इंटीजर, या ऐसा बोलना चाहिए वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जिसके लिए n e है जो है वो 0 हो जाए, उसको अपन n को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल ही नहीं रहा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं जिसके लिए n ही 0 हो रहा है, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। जैसे Z7 ये प्राइम नंबर है बेटा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7, ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा? क्या होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? 7। क्यों? इसकी आइडेंटिटी लेता हूँ मैं, ये यूनिटी एलिमेंट है ना बेटा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी ले रहा हूँ मैं 1। कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 0 आ जाए? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली 7। 7 बन जाए 7, 7 में 7 0, 0 आ रहा है बेटा। इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 7। अगर रैशनल नंबर का सेट ले लूँ जनरल एडिशन और जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है। इधर बताओ बेटा, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखो, कोई भी रैशनल नंबर लिख दो, एक नहीं आइडेंटिटी लिख दो, सॉरी आइडेंटिटी है 1। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 0 आ जाए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कौन सा है इसके लिए 0 बन जाए? कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, ये 0 हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है बेटा। अगर पॉजिटिव इंटीजर ना मिले तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 लिखना, डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते बेटा। चलिए नेक्स्ट, थ्योरम 1.7 इंपॉर्टेंट है बेटा, 2014, 2015 और 2018 3 में आई हुई है बेटा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इस, और या फील्ड में भी यही होता है दोनों के लिए केस में, पर अभी अपन केवल इंटीग्रल डोमेन के लिए प्रूव करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन जो है वो या तो 0 होगी या एक प्राइम नंबर होगी। चलिए प्रूव करते हैं बेटा। मान लेते हैं D जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर इंटीग्रल डोमेन है ना बेटा, तो और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ D, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इज P है, वेयर P नॉट इक्वल टू 0, कोई नॉन जीरो नंबर है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। अब अपन ये प्रूव करना है अपन को कि P प्राइम है। तो एक बार के लिए अपन ये मान लेते हैं लेट P इज नॉट प्राइम, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, मतलब कोई दो नंबर ऐसे होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन P होगा बेटा, जहाँ पे जो ये P1 और P2 जो दोनों हैं वो P से छोटे होंगे बेटा और 1 से बड़े होंगे, है ना। अब मैंने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, P कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि P इंटू कोई भी नंबर आइडेंटिटी है वो 0 होगा बेटा। अब P को अपन ने क्या माना, P1 P2 इंटू आइडेंटिटी 0 है, P1 P2 इंटू आइडेंटिटी 0 है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू आइडेंटिटी P2 इंटू आइडेंटिटी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इसको कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी को E इंटू ई कर सकता हूँ ना, तो इसको मैं आगे पीछे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, आगे पीछे करके ये लिख सकता हूँ। अब P1 E और P2 E का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब तो ये है कि या तो P1 E 0 है या P2 E 0 है। क्यों? इंटीग्रल डोमेन है ना, तो रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स होगा, तो दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। अब दोनों ही P1 और P2 P से छोटे हैं, तो P1 E 0 हो गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो P नहीं होना चाहिए था, P1 होना चाहिए था, या P2 E 0 है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स P2 होना चाहिए था। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए P इंटू E 0 हो जाए, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए 0 हो जाए। इसका मतलब ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये भी 0 हो नहीं सकता। अगर ये दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ भी 0 नहीं है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि P1 P2 जो है, P को आप P1 P2 की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बट
p is the smallest number, smallest positive number, positive integer for which p into identity is 0. That implies p cannot be expressed cannot be expressed in the form of p1 into p2. मतलब p is a prime number. ओके अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर नॉन जीरो नंबर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो एक प्राइम नंबर होगा, और अगर या फिर वो नंबर जीरो होगा, या तो जीरो होगा और जीरो नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर होगा. हो गया प्रूव. दैट इम्प्लाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज अ जीरो या फिर अ प्राइम नंबर. हैंस प्रूव्ड. ओके बेटा, इस चैप्टर में इतना ही है. क्वेश्चंस बचे हैं काफ़ी सारे जो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं. सेम तरह के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग करें. ओके आज के लिए इतना ही. थैंक यू.